हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम बात करेंगे अबाउट अ टर्बुलेंट टाइम पीरियड दैट प्रिवेल्ड इन रशिया ड्यूरिंग 1905 एंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द 1905 रेवोल्यूशन। तो देखो बच्चों, हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे कि 1905 में रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ था रशिया में, रीज़न क्या थे इसके पीछे। और ये जो टाइम पीरियड था काफ़ी टर्बुलेंट था। टर्बुलेंट का मतलब होता है कि उस टाइम पीरियड में ना बहुत ज़्यादा रशिया में डिसएग्रीमेंट्स एंड डिसऑर्डर्स थे। मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जब बहुत अफरा तफरी एंड हंगामा मचा हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को और बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। लाइन बाय लाइन हम इसको करते हुए चलेंगे। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। देखो बच्चों, रशिया में ना ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर कंप्लीट पावर एक पर्सन के हाथ में होती है और उसके ऊपर ना कोई रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। सो रशिया में कंप्लीट पावर किसके हाथ में थी? ज़ार के हाथ में थी। तो रशिया एक ऑटोक्रेटिक कंट्री था और रशिया में सारी की सारी पावर ज़ार के हाथ में थी। और जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड में रशिया के ज़ार कौन थे, मतलब रशिया के राजा कौन थे? निकोलस द सेकेंड। तो निकोलस द सेकेंड के हाथ में पूरी पावर थी। वो जैसा मर्जी चाहे वैसे करता था। उसके ऊपर ना कोई रूल्स, ना कोई रेगुलेशंस, ना कोई पार्लियामेंट, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं था। ओके। अब यहाँ पर रशियन रूलर को यूरोपियन रूलर्स के साथ कंपेयर किया है कि अगर हम अदर यूरोपियन रूलर्स की बात करें तो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या था ना कि रूलर्स की पावर को या तो कंट्रोल कर लिया गया था या बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। बट वेयर एज रशिया में ना बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में भी कंप्लीट पावर किसके हाथ में थी? राजा के हाथ में थी, मतलब ज़ार के हाथ में थी। ठीक है बच्चों। एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी का टाइम पीरियड कौन सा हुआ? 1900। सो इस टाइम पीरियड में कंप्लीट पावर रशिया में किसके हाथ में थी? ज़ार के हाथ में थी। वेयर एज अगर हम अदर यूरोपियन रूलर्स की बात करें, जैसे कि हम चलो फ्रांस का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में और इस टाइम पीरियड के बाद मोनार्की हटा दी गई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ला दी गई थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी हटा दी गई थी और मोनार्की बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी। राइट। तो यहाँ पर टाइम गैप देखना बच्चों कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, मतलब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ 1789 में। बट वेयर एज आप देखो कि 1900 में अभी भी रशिया में कंप्लीट मोनार्की थी, एब्सोल्यूट मोनार्की थी। सो यहाँ पर टाइम गैप देख रहे हो आप, एक बार जरा देखो। ठीक है। सो यहाँ पर वही बात हो रही है कि 1900 में भी रशिया में ऑटोक्रेसी थी। बट वेयर एज अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में जो यूरोपियन रूलर्स थे उनकी पावर को कंट्रोल कर लिया गया था। सो 1900 के टाइम पीरियड में भी ज़ार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। मतलब ज़ार जो थे, जो राजा थे रशिया के, वो किसी को भी आंसरेबल नहीं थे। मतलब उनकी पूरी चलती थी भाई। ठीक है। सो उनके ऊपर ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई लॉज, ना कोई पार्लियामेंट बना हुआ था। उनकी पावर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। अब इसी चीज़ के अगेंस्ट थे बच्चों लिबरल्स। अब फिर से मैं आपको 3 ग्रुप दिला देती हूँ याद। लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स वो लोग थे जो चाहते थे कि चेंजेस आए और जो राजा की पावर है उसको हटाकर इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट लाई जाए। मतलब जो भी गवर्नमेंट में लोग होंगे वो इलेक्टेड होने चाहिए। और किसके द्वारा इलेक्टेड होने चाहिए? लोगों के द्वारा। लेकिन ये लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं रखते थे। सो लिबरल्स जो ये थे ना, ये चाहते थे कि रशिया में एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करा जाए और इसके लिए इन्होंने कैंपेन शुरू कर दिए थे रशिया में। अब जो रेडिकल्स थे बच्चों, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे भाई सडन चेंजेस आएँ। ये वेट ही नहीं कर सकते थे किसी चीज़ का। ये चाहते थे फटाफट से चेंजेस हों और एकदम से रेवोल्यूशनरी चेंजेस आएँ। वेयर एज कंजर्वेटिव्स ऐसे थे, पहले तो जो चाहते थे कि चेंजेस बिल्कुल ना हो। बट धीरे धीरे इन्होंने देखा भाई लोगों के साथ हमें तो थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा ठीक है, ओके, चेंजेस हो रहे हैं बट चेंजेस बिल्कुल स्लोली, ग्रेजुअली होने चाहिए, सडन चेंजेस नहीं होने चाहिए। ओके। सो अभी हमें इन तीनों ग्रुप्स में से ध्यान रखना है लिबरल्स को, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली लिबरल्स की बात हो रही है। ठीक है। सो लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर। कौन से स्टेट ऑफ अफेयर? दैट मीन्स एरिस्टोक्रेसी जो रशिया में थी, इसको ख़त्म करने के लिए लिबरल्स ने क्या करा? खूब सारे कैंपेन चलाए। अब देखो, इनको कैंपेन में काफ़ी सारे लोगों को जोड़ने की ज़रूरत थी, तो क्योंकि ये अकेले तो बदलाव ला नहीं सकते थे, तो कैंपेन में इनको अपने साथ जोड़ने के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें इन्होंने अपने साथ किस किस को मिलाया? टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज। इन्होंने, लिबरल्स ने अपने साथ
सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज के लोगों को भी मिलाया। अगर आपको ध्यान हो तो हमने प्रीवियस टॉपिक में इन दोनों पार्टीज के बारे में बात की थी। सोशल डेमोक्रेट्स कौन थे? जो वर्कर्स की डिमांड के लिए, मतलब वर्कर्स के राइट के लिए लड़ते थे, और इनके जो हेड थे वो कौन थे? वो थे व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। वेयर एज सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज वो थे जो कंट्री साइड एरिया में पेजेंट्स के लिए काम करते थे, पेजेंट्स के लिए डिमांड करते थे, इनके राइट्स के लिए लड़ते थे। ओके इन दोनों के बारे में हमने बहुत अच्छे से कर लिया था। अब यहाँ पर तो मैं नहीं कराऊंगी, आप इस चीज़ को अगर आपने डिटेल में देखना है ना तो प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने आपको ऊपर का सारा बता दिया है। सो लिबरल्स ने सोशल डेमोक्रेट्स की हेल्प ली, इसी के साथ साथ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज़ को अपने साथ जोड़ा, और ये दोनों ग्रुप पेजेंट्स एंड वर्कर्स के लिए काम करते थे। तो इन्होंने 1905 में जो रेवोल्यूशन हुआ था ना, इन तीनों ही पार्टीज़ ने या इन तीनों ग्रुप के लोगों ने मिलकर किस चीज़ की डिमांड की? इन्होंने डिमांड की कि रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए, ताकि रशिया में जो पावर, एब्सोल्यूट पावर है ज़ार के हाथ में, उसको कंट्रोल किया जाए। रशिया में जो राजा है उसकी पावर को कंट्रोल किया जाए, सारी पावर राजा के पास नहीं होनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक पार्लियामेंट प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि राजा की पावर को कंट्रोल किया जा सके। अब देखो लिबरल्स की हेल्प अदर लोगों ने भी की थी, जैसे कि पोलैंड के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी लिबरल्स की हेल्प की, या ये कह लो कि इन तीनों ही पार्टीज़ के लोगों की हेल्प की थी जो लोग चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप की जाए रशिया में। नेशनलिस्ट के अलावा लिबरल्स का साथ किसने दिया? इस कैंपेन में लिबरल का साथ दिया था जेडिडिस्ट्स ने, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ में रहते थे। इनको क्या कहा जाता है? जेडिडिस्ट्स। ये जो जेडिडिस्ट थे ना, ये चाहते थे कि इस्लाम में थोड़े से बदलाव लाए जाएं, कुछ रिफॉर्म किए जाएं इस्लाम में, एंड इस्लाम को थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया जाए। ओके सो ये जो जेडिडिस्ट थे इन्होंने लिबरल्स का साथ दिया था इस कैंपेन में, द कैंपेन अगेंस्ट द अरिस्टोक्रेसी ऑफ द ज़ार, और इन सब ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन। अब देखो ये जो जेडिडिस्ट थे ना, ये चाहते थे कि इनके जो सोसाइटी है या जो ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ है इसमें कुछ सुधार लाए जाएं। ये चाहते थे कि विमेन को अपलिफ्ट किया जाए, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाए, और इन्होंने अपनी ओपिनियन को इको भी किया था थ्रू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। इतना थोड़ा सा आपको ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इनकी आइडियोलॉजी बता दी। बट इसके अलावा आपको यहाँ पर बस ध्यान ये रखना है कि लिबरल्स का साथ सोशल डेमोक्रेट्स ने दिया, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज़ ने दिया था। ये दोनों ही ग्रुप एक वर्कर्स के लिए और एक पेजेंट्स के लिए, पेजेंट्स के राइट के लिए लड़ते थे। एंड इसी के साथ साथ कुछ नेशनलिस्ट ने भी लिबरल्स का साथ दिया था, एंड जेडिडिस्ट्स ने भी लिबरल्स का साथ दिया था। इन सब ने मिलकर 1905 रेवोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी। ये एक ऐसी पार्लियामेंट चाहते थे जिससे ज़ार की पावर को कंट्रोल किया जा सके। ओके द ईयर 1904 वॉज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। रशियन वर्कर्स के लिए 1904 का साल जो था, जो ईयर था, ये टाइम पीरियड बहुत ख़राब गया था। क्यों? बहुत सारे रीजंस है इसके पीछे। एक तो ये रीज़न है कि प्राइसेस जो थे इसेंशियल गुड्स के, वो तेज़ी से बढ़ गए थे। इसेंशियल गुड्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारी बेसिक नेसेसिटी होती हैं, जो हमें ऑन अ डेली बेसिस चाहिए होती है खाने पीने के लिए। तो इसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं उनके प्राइसेस बढ़ गए थे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ना क्वेश्चन ये आता है कि प्राइसेस कैसे बढ़ गए। ऐसे थोड़ी ना कि उठ के रातों रात प्राइसेस बढ़ गए, नहीं, इसके पीछे भी रीज़न था। एक्चुअली में ना क्या हुआ था, 1904 से 1905 रशिया की वॉर हुई थी जापान के साथ, ठीक है, जिसे कहा जाता है रूसो जापानीज वॉर। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था बच्चों? जापान वॉन द बैटल, ठीक है, जापान वॉन द वॉर, वेयर एज रशिया गॉट डिफीटेड। ओके तो रशिया डिफीट हो गया था, रशिया हार गया था। तो अब रशिया हारा, देखो वॉर में उसने खूब सारा पैसा भी लगाया और ऊपर से वॉर भी हार गया, तो ऑब्वियसली सी बात है कि रशिया में फिर क्या हुआ कि इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई बढ़ गई थी। सो ये वॉर हारने की वजह से इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इसी वजह से इसेंशियल कमोडिटीज़ के जो प्राइसेस थे ना बच्चों, वो बढ़ गए थे।
एंड जो रियल वेज था, मतलब जो सैलरी होती है लोगों की, दैट डिक्लाइंड बाय 20%। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है आपने, रियल वेजेस डिक्लाइन हुआ 20%, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सैलरी 20% कट गई, नो मतलब जो खरीदने की कैपेसिटी थी ना वो कम हो गई। रियल वेज का मतलब क्या है कि अगर रियल वेज जैसे कि आपकी सैलरी है 100 रुपये और इसेंशियल कमोडिटीज़ का प्राइसेस बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आपकी चीज़ों को खरीदने की कैपेसिटी कम होती है, इसे कहा जाता है रियल वेज। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, एक इंसान कमाता है 100 रुपये, अब उसको इसेंशियल कमोडिटीज़ में जैसे खाने पीने के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्याज चाहिए, तो जो अनियन है वो 20 kg है, 20 पर kg, ठीक है, 1 किलो 20 रुपीज़ के हैं, तो वो 100 रुपये में कितने प्याज खरीद पाएगा? 100 रुपये में जब 20 kg का प्राइस होगा प्याज का, तो वो 5 किलो प्याज खरीद पाएगा। बट अगर प्याज का प्राइसेस 40 पर kg हो जाए, तो अब 100 रुपये में वही आदमी कितने प्याज खरीद पाएगा? 2.5 किलो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब प्याज का दाम बढ़ गया तो खरीदने की कैपेसिटी कम हो गई, ठीक है। तो इसे कहा जाता है रियल वेजेस। जब इन्फ्लेशन हो जाता है ना बच्चों, तो क्या होता है कि जो कैपेसिटी है ना खरीदने की वो कम हो जाती है। तो अब हुआ ये कि रशिया में ना, एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है। रशिया में क्या हुआ था कि एसेंशियल कमोडिटीज़ का जो प्राइस था वो बढ़ गया था, जिसका इम्पैक्ट पड़ा वेजेस पर। सो रियल वेजेस डिक्लाइंड बाय 20%। The members of workers associations rose dramatically. That means कि जो वर्कर्स के अब एसोसिएशंस थे वो बहुत तेज़ी से अब बढ़ने लगे थे। ड्रामेटिकली मतलब काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे थे, वर्कर्स अब आगे आने लगे थे। अब इसी टाइम पीरियड में 1904 में क्या हुआ कि एक असेंबली का गठन हुआ था, मतलब एक असेंबली स्टैब्लिश हुई थी रशियन वर्कर्स की। सो इस असेंबली के कुछ मेंबर्स काम करते थे प्यूटिलोव आयरन वर्क्स, ये एक कंपनी है या एक फैक्ट्री कह लो, तो ये एक फैक्ट्री का नाम है, ठीक है। तो इस फैक्ट्री में काम किया करते थे इस असेंबली के लोग। सो इस फैक्ट्री में से 4 लोगों को हटा दिया गया था। अब देखो यहाँ पर जब इन 4 लोगों को हटाया ना, तो वर्कर्स को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि एक तो उनकी कम्युनिटी के साथ इतना बुरा हाल हो रहा था, साथ ही साथ क्या हो रहा था कि इन्फ्लेशन हो गया था रशिया में, इसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए थे, रियल वेजेस के जो परसेंटेज थी वो डाउन हो चुकी थी। सो अब लोगों को और ज़्यादा गुस्सा वैसे ही था, ऊपर से गुस्सा तब और ज़्यादा बढ़ गया जब इस कंपनी से 4 वर्कर को हटा दिया गया। तो अब वर्कर्स को लगा कि इस टाइम पीरियड में हमें इंडस्ट्रियल एक्शन लेना ही पड़ेगा अगेंस्ट ऑल द एम्प्लॉयर्स। तो अब हुआ ये कि कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, जब इन 4 सदस्यों को हटाया उसके कुछ दिनों के बाद 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटरबर्ग गए। सेंट पीटरबर्ग एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था और बहुत बड़ी ये सिटी थी, यहाँ पर इंडस्ट्रियल वर्क, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज थी। तो यहाँ पर ये लोग स्ट्राइक पर गए और इन वर्कर्स ने डिमांड किया कि इन वर्कर्स का जो वर्किंग आवर है वो घटाकर 8 घंटे कर दिया जाए, क्योंकि इन वर्कर्स से बहुत देर तक काम कराया जाता था और उस हिसाब से इनको सैलरी भी नहीं दी जाती थी। तो अब वर्कर्स ने डिमांड किया स्ट्राइक पर कि इनके वर्किंग आवर्स को कम किया जाए और कम करके 8 घंटे कर दिया जाए। और इन्होंने, सभी वर्कर्स ने यहाँ पर वेजेस की डिमांड की कि इनकी वेजेस को इंक्रीज़ किया जाए, सैलरी को आगे बढ़ाया जाए, एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, और इनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, लोगों के, इन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, इनके हेल्थ के लिए काम किया जाए। इनके यहाँ जहाँ पर ये सोते थे, रहते थे, वहाँ पर सैनिटरी की जाए, मतलब साफ़ सफाई की जाए, क्योंकि इनकी जो वर्किंग कंडीशन थी ना बहुत ख़राब थी। इनके वेलफेयर के लिए ये एम्प्लॉयर्स काम ही नहीं करते थे, लेकिन अब वर्कर्स एकजुट होकर इन चीज़ों के लिए आगे आए और इन्होंने वर्किंग आवर्स के रिडक्शन में डिमांड की, वेजेस इंक्रीज़ करने की डिमांड की, और कहा कि इनकी जो वर्किंग कंडीशन है उसे इम्प्रूव किया जाए, प्रॉपर साफ़ सफाई रखी जाए, प्रॉपर बेड इनको प्रोवाइड किए जाएँ जहाँ पर ये सोते हैं। Okay, when the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and Cossacks. देखो क्या हुआ
कि जब ये वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि इनके वर्किंग आवर्स को जो है घटा दिया जाए एंड इनके वेजेस को इंक्रीज़ कर दिया जाए। सो अब ये जो इनके डिमांड थे, ये जो प्रोसेशन था वर्कर का, ये किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? बाय फादर गैपोन। फादर गैपोन कौन थे? ये ना इस फैक्ट्री के लीडर थे, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, इस फैक्ट्री के ये लीडर थे, ये इस मूवमेंट को चला रहे थे। ओके तो अब हुआ ये कि वर्कर्स के साथ मिलकर फादर गैपोन कहाँ गए? विंटर पैलेस गए। विंटर पैलेस जहाँ पर जार निकोलस द सेकेंड रहते थे। अब यहाँ पर जाने का रीज़न क्या था? देखो, इन वर्कर्स को, 4 मेंबर्स को यहाँ से निकाल दिया गया था, एक तो फैक्ट्री से, साथ ही साथ इनके साथ जो एट्रोसिटी होती थी, मतलब बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स था इनका, और इन्फ्लेशन इतना हो गया था, रियल वेजेस में जो परसेंटेज था वो रिड्यूस हो गया था, उसमें डिक्रीज़ हो गया था। तो यहाँ पर इन वर्कर्स को और फादर गैपोन को लगा कि चलो ठीक है, ये एम्प्लॉयर्स, ये कैपिटलिस्ट हमारी नहीं सुन रहे, तो राजा तो हमारी सुनेंगे। तो ये इस होप में गए थे राजा के पास कि राजा इनकी सुने। लेकिन हुआ वहाँ पर उल्टा। वहाँ पर क्या हुआ? जैसे ही ये विंटर पैलेस पहुँचे तो पुलिस ने इन पर अटैक कर दिया एंड कौशिक ने इन पर अटैक किया। कौशिक का मतलब क्या होता है? जो राजा की मिलिट्री होती है ना, उन्हें कौशिक कहा जाता है, ठीक है। तो इन पुलिस ने एंड कौशिक ने मिलकर इन वर्कर्स पर एंड फादर गैपोन पर अटैक किया, मतलब जितने भी वर्कर्स इस मूवमेंट में हिस्सा लेने आए थे। ओके एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये सारे के सारे वर्कर्स पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये अनआर्म्ड थे, मतलब इनके पास कोई औजार नहीं थे, कोई हथियार या वेपन के साथ ये लोग प्रोटेस्ट करने नहीं आए थे। अब इसी टाइम पर हुआ ये कि जब पुलिस एंड कौशिक ने इन वर्कर्स पर अटैक किया तो लगभग 100 वर्कर्स जो है वो मारे गए थे एंड 300 वर्कर्स वूंडेड हो गए थे, घायल हो गए थे। एंड इसी इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहा जाता है। एक तो इस दिन क्या था? संडे था, इसीलिए इसे ब्लडी संडे कहा जाता है। ऊपर से बहुत सारे लोग मारे गए एंड वूंडेड हो गए थे, घायल हो गए थे, तो इसीलिए इसे ब्लडी भी कहा जाता है। सो ब्लडी संडे। एंड इस इवेंट के बाद बहुत सारे ऐसे और इवेंट होते गए एंड दैट बिकेम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन, जिसे कहा जाता है, जिन सीरीज ऑफ इवेंट को क्या कहा जाता है? 1905 का रेवोल्यूशन इन रशिया। अब यहाँ पर जो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स की बात हुई है, तो यहाँ पर आगे सारी सीरीज बताई हुई है कि क्या होने लगा था इस ब्लडी संडे के बाद। अब क्या हुआ कि पूरे देश में स्ट्राइक होने लगी थी, हड़ताल होने लगी थी, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई थी, जो स्टूडेंट्स थे वो क्लासरूम से बाहर आने लगे थे। अब ये सभी लोग जो है वो कंप्लेन करने लगे थे अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़, मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनकी लिबर्टी को स्नैच किया जा रहा था, उनकी स्वतंत्रता को उनसे छीना जा रहा था। सो इस चीज़ को लेकर लोग कंप्लेंट करने लगे थे। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स, इन सभी ने अपने यूनियन बनाए और इन सारे यूनियन को मिलकर कहा गया यूनियन ऑफ यूनियंस। अब इन सभी लोगों ने मिलकर डिमांड किया अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि अब ये सारे जो अलग अलग प्रोफेशंस के लोग थे, इन्होंने अपने अलग अलग यूनियन बनाए और इन सारे यूनियंस को बोला गया यूनियन ऑफ यूनियंस, और इन सभी लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। दैट मीन्स अब इन लोगों ने कहा कि हमें अब अपने देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, राजा की पावर को शेयर किया जाए, राजा के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। ओके सो दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और साथ ही साथ जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अदर यूरोपियन रूलर्स की जो पावर थी उसको कंट्रोल कर लिया गया था, और लोगों ने ये सब देख भी लिया था कि अदर यूरोपियन रूलर्स की पावर को कंट्रोल किया गया है, या फिर जो रूलर्स की पावर है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। सो अब ये भी डिमांड करने लगे कि हमें भी अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए हमारे देश पे। अब हम आगे यहाँ पर इस पैराग्राफ में रिजल्ट देखेंगे कि ये 1905 में जो रेवोल्यूशन हुआ था इसका आउटकम क्या हुआ। देखो 1905 में रेवोल्यूशन के टाइम पर सभी लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रहे थे। तो अब ज़ार निकोलस द सेकंड थोड़े से आउट ऑफ फियर के कारण इनको इनकी बात माननी पड़ी। वैसे तो ज़ार निकोलस द सेकंड नहीं चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, बट लोग इतनी डिमांड कर रहे थे तो अब ऑब्वियसली सी बात है, ज़ार भी थोड़ा सा डर गया था, तो उसको था कि चलो ठीक है, लोगों की बात मान ली जाए। लेकिन यहाँ पर वो एक बहुत बड़ा गेम भी खेलता है, इसके बारे में भी अभी हम यहीं पढ़ेंगे। देखो ज़ार निकोलस द सेकंड ने क्या करा, इन्होंने लोगों की बात मान ली और इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट का क्रिएशन के लिए हाँ कर दी।
अब इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होंगे एंड कंसल्ट करेंगे हर डिसीजन को लेने से पहले जार के साथ, ठीक है। मतलब जार ने अपने रोल को यहाँ पर प्रोमिनेंट रखा था इस पार्लियामेंट में। और ये जो पार्लियामेंट है इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, इसे ड्यूमा कहा जाता है रशियन लैंग्वेज में। फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, इसी टाइम पर, रेवोल्यूशन के टाइम पर क्या हुआ, कुछ टाइम पीरियड के लिए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस बनी एंड फैक्ट्री कमिटीज़ बनी। ये कमिटीज़ किसने बनाई थी, फैक्ट्री वर्कर्स ने बनाई थी। लेकिन ये जो ट्रेड यूनियंस थे एंड फैक्ट्री वर्कर्स की जो ये कमेटी थी, ये फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम टाइम के लिए बनी थी, क्योंकि बाद में इनको इलीगल घोषित कर दिया था जार निकोलस द सेकेंड ने। आफ्टर 1905 जितनी भी ये कमिटीज़ एंड यूनियंस बने थे, ट्रेड यूनियंस ड्यूरिंग रेवोल्यूशन, ये सारे के सारे अब अनऑफिशियल वर्क करने लगे थे। क्यों? क्योंकि जार निकोलस द सेकेंड ने इन सारी कमिटीज़ एंड ट्रेड यूनियंस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि जार निकोलस द सेकेंड नहीं चाहते थे कि इनके अगेंस्ट कोई बोले, कोई क्वेश्चन भी खड़ा करे। सो अब निकोलस द सेकेंड ने क्या करा, जार ने सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई खड़ा हो। बट इन्होंने यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को क्रिएट करने की अलाउंस दे दी थी। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा गेम देखो क्या खेलते हैं। इन्होंने पहला जो ड्यूमा था, जो पहली पार्लियामेंट स्टैब्लिश की, उसको डिसमिस कर दिया 75 डेज़ में। फिर दूसरी जो ड्यूमा है उसे क्रिएट किया गया एंड सेकंड ड्यूमा को भी डिसमिस कर दिया विद इन 3 मंथ्स, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनके अगेंस्ट कोई क्वेश्चन खड़ा करे, ना ही ये चाहते थे कि इनकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज करे, ना ही जार ये चाहते थे कि इनकी पावर कम हो। ये चाहते थे कि पावर इनकी पूरी होनी चाहिए और जितने भी जो इलेक्टेड पार्लियामेंट में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो सारे इनकी बात माने, जार की बात माने। ये चाहते थे कि सारे उनकी बातें माने, कोई उनके अगेंस्ट कुछ ना बोले। सो इसीलिए इन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड ड्यूमा डिसमिस कर दिया। तो अब थर्ड ड्यूमा में देखो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना वोटिंग लॉज चेंज कर दिए थे। अब इन्होंने थर्ड ड्यूमा में ना बच्चों कंजर्वेटिव पीपल को डाल दिया था, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, वो पॉलिटिशियंस जो चेंज ही नहीं चाहते थे, और अगर चेंज चाहते भी थे तो बहुत धीरे धीरे, एंड राजा के खिलाफ ये लोग चेंज नहीं चाहते थे। सो इसीलिए जार निकोलस द सेकेंड ने क्या करा, थर्ड ड्यूमा में सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को जो है इलेक्ट कर लिया था एंड लिबरल्स को ड्यूमा से बाहर रखा, रेवोल्यूशनरीज को ड्यूमा से बाहर रखा एंड सारे रेडिकल्स को ड्यूमा से बाहर रखा। क्यों? क्योंकि लिबरल्स, रेवोल्यूशनरीज एंड रेडिकल्स, ये सारे ग्रुप के लोग जार निकोलस द सेकेंड के अगेंस्ट क्वेश्चन करते थे। सो इसीलिए जार निकोलस द सेकेंड ने क्या करा, इन लोगों को तो ड्यूमा में इलेक्ट ही नहीं किया, बल्कि कंजर्वेटिव्स पीपल सारे के सारे इन्होंने ड्यूमा में इलेक्ट कर लिए, ताकि निकोलस द सेकेंड के अगेंस्ट कोई बोले ना, उनकी अथॉरिटी कम ना हो एंड उनकी पावर कम ना हो। सो इसीलिए इन्होंने थर्ड ड्यूमा में सारे के सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को इलेक्ट कर लिया था। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है ना, ये कंप्लीट होता है। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर के बारे में, और जब हमारा ये पूरा रशियन कंप्लीट हो जाएगा फिर इसकी दोबारा से मैं एक आउटलाइन करके एक फटाफट से वीडियो बनाऊंगी, ताकि उसमें ना आपको सारी की सारी समरी मैं करा दूं। अगर बच्चे कहीं पर कंफ्यूज भी हो गए तो आप उस वीडियो में सब कुछ, आपके जो डाउट्स हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, इसी के साथ साथ आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं एंड मुझे इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।